अक्सर इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा अनदेखी की गई प्राचीन भारत के बारे में कई प्रमुख तथ्य एक रहस्य बने हुए हैं। वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कई विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वर्तमान समय के विद्वान और भाषा विद्वान अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली लिखित भाषा सिंधु लिपि को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही भारतीय विद्वानों का तर्क है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कई वैज्ञानिक अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। ये ग्रंथ, जिन्हें अक्सर धार्मिक अवधारणाओं के रूप में गलत समझा जाता है, यूरोपीय वैज्ञानिकों की कई आधुनिक खोजों से पहले के हैं। प्राचीन भारत से कई ऐसे तथ्य हैं जो वास्तव में आश्चर्यजनक हैं, और इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ तथ्यों को उजागर करेंगे। यूनानी दार्शनिकों और इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में गुलामी यानी स्लेवरी का अस्तित्व नहीं था। मेगस्थनीज, जो कि एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि सभी भारतीय हमेशा स्वतंत्र थे, और मेगस्थनीज के कथन की पुष्टि एरियन नाम के एक अन्य यूनानी इतिहासकार ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता बुनियादी ढांचे, नगर नियोजन यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन आदि के मामले में सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसके अलावा सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक प्राचीन इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तुलना में सिंधु घाटी को सबसे व्यापक सभ्यता माना जाता है। प्राचीन भारतीयों में जल संचय यानी वाटर हार्वेस्टिंग की एक सुविकसित अवधारणा थी। ग्रैंड एनीकट, जिसे कलनई बांध के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का चौथा सबसे पुराना बांध है, जो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। यह काम करने की स्थिति में सबसे पुराने बांधों में से एक है। 320 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य द्वारा सुदर्शन नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया था। प्राचीन भारत में कई लोकप्रिय और प्रमुख शिक्षा केंद्र भी थे, जिनमें से कुछ तक्षशिला और नालंदा थे। वे उस समय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे और दुनिया भर के कई छात्रों को आकर्षित करते थे। प्राचीन भारत में महिला सशक्तिकरण अपने चरम पर था। महिलाएं आज के समाज में वर्जित माने जाने वाले विषयों पर बिना डरे चर्चा कर सकती थीं। उन्हें पुरुषों के एक समूह के बीच अपना भावी जीवन साथी चुनने का भी अधिकार था। महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य संख्या का आविष्कार किया था। संख्या प्रणाली का आविष्कार भी प्राचीन भारत में ही हुआ था। भास्कराचार्य प्राचीन भारत में एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की गणना करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। वे डिफरेंशियल और कैलकुलस की कुछ अवधारणाओं के महारथी भी थे। उनके कई कार्य लिबनिस और न्यूटन के कार्यों से आधी शताब्दी पहले के हैं। प्राचीन गणितज्ञ बौधायन द्वारा लिखित बौधायन सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम और उसके जैसी जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की एक प्रणाली शामिल है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि प्राचीन भारत विज्ञान और गणित में इतनी उन्नति थी कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस सभी भारत से आए थे। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने 11वीं शताब्दी में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा और उसको लिखित किया। आधुनिक समय के मनुष्यों के लिए ज्ञात चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणाली आयुर्वेद है। आयुर्वेद का विकास मुख्य रूप से प्राचीन काल में एक महान भारतीय चिकित्सक चरक द्वारा किया गया था। यह एकमात्र चिकित्सा प्रणाली है जो इलाज किए जा रहे व्यक्ति के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखती है। प्राचीन भारत के चिकित्सक सुश्रुत मुनि ने सिजेरियन, मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गुर्दे की पथरी को हटाने के लिए शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया, मानव अंग को काटने, फ्रैक्चर को ठीक करने और यहाँ तक कि मस्तिष्क की सर्जरी जैसी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं का संचालन किया। प्राचीन भारत में एनेस्थीसिया का उपयोग आम था। सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक प्राचीन भारतीय पाठ्यक्रम है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी प्रोसीजर प्रक्रियाओं से पहले शराब और भांग की धूप के उपयोग को यह पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से बताता है। एक प्राचीन संस्कृत पाठ वैमानिकी और वायु गतिकी यानी एरोनॉटिक्स और एरोडायनामिक की अवधारणाओं की व्याख्या करता है। यह ग्रंथ कई वर्षों से विमान के आविष्कार से पहले के हैं। 6वीं शताब्दी में लिखे गए वैदिक ग्रंथों में यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि प्राचीन भारतीयों को सौरमंडल पर गहरा ज्ञान था। अमेरिकन मैथमेटिशियन और लेखक रिचर्ड सेल थॉमसन ने मिस्ट्रीज ऑफ द सेक्रेड यूनिवर्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया था। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि प्राचीन भारतीय खगोलीय अध्ययन के स्वामी थे। प्राचीन भारत में अनेक खगोलीय वेधशालाएं यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ उज्जैन में वेधशाला के प्रभारी थे। प्राचीन भारतीयों को ग्रहण जैसे सौर और चंद्र घटनाओं का गहरा ज्ञान था। उनके पास ग्रहणों की घटनाओं की गणना करने की एक विधि भी थी। हमारे सौर मंडल के
सूर्य केंद्रित मॉडल की व्याख्या कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में की गई है। यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय इस तथ्य से अवगत थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो हमारे सौर मंडल में केंद्रीय रूप से स्थित है। शतरंज का आविष्कार प्राचीन भारत में ही हुआ था। यह एक बहुत लोकप्रिय खेल था क्योंकि कई प्राचीन चित्र भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी राधा द्वारा खेले जा रहे इस खेल को दर्शाते हैं। प्राचीन भारतीय धातुकर्म यानी मेटलर्जी के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जस्ता यानी जिंक निकालने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली थी। प्राचीन जिंक खानों के भी प्रमाण हैं जो वर्तमान राजस्थान के पास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौजूद हैं। प्राचीन भारत में एक्सरसाइज के रूप में योग का अभ्यास किया जाता था। यह साबित करने के लिए कई सबूत हैं कि प्राचीन भारतीयों के लिए साधना दैनिक जीवन का एक तरीका था। प्राचीन भारतीयों को मनुष्यों के यौन व्यवहार का गहरा ज्ञान था। कामा सूत्र के नाम से जाना जाने वाला एक प्राचीन ग्रंथ प्रेम के दर्शन पर विस्तृत जानकारी देता है। यह ग्रंथ लगभग 400 ईसा पूर्व लिखे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए नेविगेशन एक महत्वपूर्ण पहलू था। प्राचीन भारतीयों ने 6000 साल पहले नेविगेशन की कला में महारत हासिल कर ली थी। प्राचीन भारत में शैम्पू के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां और अन्य क्लींजिंग एजेंटों को मिलाया जाता था। दरअसल अंग्रेजी शब्द शैम्पू को हिंदी शब्द चंपो से ही लिया गया है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई महाभारत में टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग और समय यात्रा जैसी उन्नत विज्ञान अवधारणाओं का उल्लेखन किया गया है। एक प्राचीन ग्रंथ जो 600 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, परमाणु सिद्धांतों के बारे में बताता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी होती है और कई परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। भारत अपने विशाल धन के कारण सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। वास्तव में अधिकांश आक्रमणकारी धन की तलाश में भारत आए थे। साथ ही हीरे केवल प्राचीन भारत में पाए जाते थे, जब तक कि 18वीं शताब्दी में ब्राज़ील में इसकी खोज नहीं हुई थी।